बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैल्शियम 99% ऑफ द बोन में जो मिनरल प्रेजेंट है वो कैल्शियम है। 98% मिनरल जो बोन में प्रेजेंट है, टीथ में प्रेजेंट है, वो कैल्शियम है। और 1% जो होता है ये स्केलेटल टिश्यू से बाहर प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट मिनरल बोन के अंदर कैल्शियम ही होता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला ग्रुप है बोन टीथ मसल ग्रुप। मसल के अंदर हार्ट कार्डिक मसल भी आ जाता है, तो इसलिए हार्ट वाला फंक्शन भी इसी के अंदर डाल दिया गया है। बोन और टीथ के अंदर जो सबसे हमारे पास मतलब इसके अंदर कैल्शियम रिजर्वॉयर फॉर्मेशन कर रहा होता है कैल्शियम, इसके यानी इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है ना। हाइड्रोक्सी एपेटाइट फॉर्मेशन हो रही होती है यहाँ पर। इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट के ज़रिए बोन फॉर्मेशन और ऑस्टियोक्लास्ट के ज़रिए डीमिनरलाइजेशन हो रही होती है। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों बोन और टीथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात, जिसके अंदर कैल्शियम होता है। और उसके बाद आ जाती है हार्ट की बात। मायोकार्डियम, हार्ट के एक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। मायोकार्डियम पर जाकर कैल्शियम एक्ट कर रहा होता है और सिस्टली को प्रोलॉन्ग कर रहा होता है। दूसरा ग्रुप आ जाता है एंजाइम का। एंजाइम यानी या कैल मॉडलिन या हार्मोन का, यानी वो चीज़ें जो आगे जाकर किसी और प्रोसेस को स्टिमुलेट कर या स्टार्ट कर रही हैं। एंजाइम की अगर हम बात करें तो डिफरेंट एंजाइम लिपेज, एटीपी, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज आ जाते हैं। कैल्शियम कैल मॉडलिन के साथ बाइंड करके भी डिफरेंट एंजाइम की एक्टिवेशन करा रहा होता है, जिसमें जो है फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज A2, प्रोटीन काइनेज सी, मायोसिन काइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेज और दूसरे कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस और एडिनाइलेट साइक्लेज। तीसरी जो इसमें चीज़ आ जाती है वो है हार्मोनल रिलीज़। डिफरेंट हार्मोन्स का रिलीज़ जो होता है वो भी कैल्शियम फैसिलिटेट कर रहा होता है, जैसे इंसुलिन, PTH, कैल्सिटोनिन। उसके बाद तीसरा ग्रुप जो है वो है मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन क्या करा रही होती है, दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन भी मेम्ब्रेन ही करा रही होती है। मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी और परमेबिलिटी को मेंटेन कैल्शियम कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है या सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है, ये होता है। फोर्थ ग्रुप आ जाता है ब्लड का। ब्लड कोएगुलेशन कैल्शियम करा रहा होता है। जो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड है उसके अंदर कैल्शियम रोल प्ले कर रहा होता है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैल्शियम की वजह से बन रहा होता है। आखिरी चीज़ आ जाती है मैसेंजर, जो आगे जाके कोई नर्व इम्पल्स इसके अंदर आ जाती है। नर्व इम्पल्स आगे जाके जब NM जंक्शन पे आता है, जब नर्व मसल जंक्शन पे किसी चीज़ ने सिक्रिएट होना है तो सिक्रिएटरी प्रोसेस के थ्रू होना है, ठीक है। तो ये लास्ट ग्रुप को इस तरह याद रखना है। तो सबसे पहले नर्व आ जाती है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम की वजह से हमारे पास डिफरेंट सिक्रिएटरी प्रोसेस जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और सेल मोबिलिटी वगैरह रेगुलेट हो रही होती हैं। जैसे माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल जो है, ये जिन प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा मीडिएट कर रहा होता है, उनकी रेगुलेशन कैल्शियम कर रहा होता है। कैल्शियम का RDA 0.8 से 1 ग्राम पर डे होता है। यहाँ पर DL लिखा हुआ है, डे है ये, ठीक है। सीरम लेवल जो होता है कैल्शियम का वो 9 से 11 mg पर डेसीलीटर होता है। और ये मिल्क और इसके प्रोडक्ट्स और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और बीन्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। कुछ चीज़ें इसके एब्जॉर्प्शन को एनहांस और कुछ डिमिनिश कर रही होती हैं। एब्जॉर्प्शन इसकी सिंपल डिफ्यूजन और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट दोनों से हो सकती है। विटामिन D, PTH और कम pH, लैक्टोज और लाइसिन और आर्जिनिन वगैरह जो होते हैं ये इसके एब्जॉर्प्शन को एनहांस करते हैं, जबकि इसके एब्जॉर्प्शन को डिमिनिश करने के लिए सबसे पहली चीज़ है फाइलेट्स और ऑक्सलेट्स, जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं और इस तरह इसके एब्जॉर्प्शन डिमिनिश करते हैं। pH ज़्यादा हो तो इसकी एब्जॉर्प्शन डिमिनिश होती है। फॉस्फेट इंटेक ज़्यादा हो तो कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है और इसकी एब्जॉर्प्शन डिमिनिश हो जाती है। और डाइटरी फाइबर ज़्यादा हो तो भी इसकी एब्जॉर्प्शन डिमिनिश हो जाती है। उसके बाद आ जाता है डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि जो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल है उसको उसके साथ छेड़छाड़ कर रही होती हैं, ठीक है। यानी या तो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ कर रही हैं या डिक्रीज़ कर रही हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास विटामिन D। विटामिन D क्या कर रहा होता है, विटामिन D हमारे पास जब हमारे पास इधर डाइटरी सोर्सेज से आया, इधर सनलाइट से बना, तो उसने जाना होता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल से फिर उसने लिवर में जाना है। अच्छा, ये इतना ट्रैवल क्यों कर रहा है विटामिन D? क्योंकि भाई विटामिन D जो होता है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना चाह रहा होता है ताकि वो अपने काम परफॉर्म कर सके, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक यूनिफॉर्म नहीं उसने पहना हुआ तो अपने काम परफॉर्म नहीं कर सकता। उसे प्रॉपर यूनिफॉर्म चाहिए, प्रॉपर उसने उस गेटअप में जाना है कि वो अपने सारे काम परफॉर्म कर सके, ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सके। नाइट सूट में जाके ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता वो। तो अच्छा, तो वो जाता है किडनी के पहले जाता है वो लिवर के पास, ठीक है। ब्लड वेसल से वो गया लिवर के पास। लिवर में जब वो गया तो वहाँ पर बेसिकली कोली कैल्सिफेरोल से हमारे पास कैल्सीडाइओल बन जाता है। और उसके बाद जब लिवर से किडनी में जाता है तो किडनी में जाकर कैल्सीडाइओल से कैल्सीट्रायोल बन जाता है। कैल्सीट्रायोल की फॉर्मेशन जो किडनी में हो रही होती है उसके लिए PTH जो है वो भी रोल प्ले कर रहा होता है। फिर वहाँ पर अब जब हमारे पास कैल्सीट्रायोल बन गया तो कैल्सीट्रायोल जो है वो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवा रहा होता है। कैल्सीट्रायोल जो है वो फिर इंटेस्टाइन और बोन पे जाके एक्ट कर रहा होता है। इंटेस्टाइन के अंदर भी वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा रहा होता है और बोन के अंदर बोन डीमिनरलाइजेशन करा रहा होता है कि बोन से कैल्शियम निकालो भाई, सीरम के अंदर डालो। जब इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, यानी सीरम के अंदर कैल्शियम ज़्यादा आ रहा है, जो बोन के अंदर हमारे पास डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस करवाना है उसके अंदर PTH का रोल वहाँ भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि इससे हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर दोबारा ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर हमारे पास कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होकर नॉर्मल लेवल रिस्टोर हो जाएगा और हमारे पास जो कैल्शियम है वो हमारा मकसद था जो था वो पूरा हो गया। ये सारा कुछ शुरू क्यों हुआ था? शुरू इसलिए हुआ था कि सीरम लेवल कम था कैल्शियम का। अब सीरम लेवल नॉर्मलाइज़ कर दिया हमने कैल्शियम का।
और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उधर हम देखेंगे कि पीटीएच का रोल होता है। पीटीएच पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होने वाला पैराथायराइड हार्मोन है, जो कि कैल्शियम सीरम लेवल कम होने की वजह से जब पैराथायराइड सेल्स सेंस करते हैं तो फिर वो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ कर देते हैं। पैराथायराइड हार्मोन बोन, किडनी और इंटेस्टाइन पर जाके एक्ट कर रहा होता है। बोन से वो बोन की जो है रीअब्सॉर्प्शन करा रहा होता है। किडनी बोन के अंदर का कैल्शियम बाहर सीरम में भेज रहा है। किडनी के अंदर ये क्या करा रहा होता है कि किडनी से कहता है कि रीअब्जॉर्प्शन करो कैल्शियम की ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, कि यूरिन के अंदर सिक्रीट ना होने दो ज़्यादा कैल्शियम। और इंटेस्टाइन में क्या कर रहा होता है, इंटेस्टाइन में बेसिकली डायरेक्ट के एक्ट नहीं कर रहा होता। हमारे पास ये पहले कन्वर्ट कराता है कैल्सिट्रायोल को कैल्सिट्रायोल में, कैल्सिट्रायोल जाके इंटेस्टाइन में ऐड कर रहा होता है। इंटेस्टाइन में जाके वो भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जो होनी है इंटेस्टाइनल ह्यूमन से जो एब्जॉर्प्शन होनी है उसको ज़्यादा करा रहा होता है। तो इसके रिजल्ट क्या होता है, कैल्शियम का जो लेवल है सीरम के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है और नॉर्मल लेवल जो है रिस्टोर कर दिया जाता है। कैसेटोनिन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, जो कि उन्हीं 3 जगह पर जाके एक्ट कर रहा होता है जहाँ पर पीटीएच एक्ट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा ब्लड के अंदर भी एक्ट कर रहा होता है। इसका जो काम है बिल्कुल पीटीएच के ऑपोजिट है, ठीक है। इसने सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल कम कराना होता है और ये उन कंडीशंस के अंदर काम करता है जब लेवल ज़्यादा हो। तो ये सारे इसके ऑपोजिट काम है। ब्लड के अंदर भी ये लेवल डायरेक्टली कम करा रहा होता है, बाकी इंटेस्टाइन, बोन और किडनी में बिल्कुल ऑपोजिट वे ऑफ द पीटीएच वर्क कर रहा होता है। इससे हमारे पास पहले ये बातें आ जाती हैं कैल्शियम और फॉस्फेट का प्रोडक्ट ये क्या होता है। ये हमारे पास एक वैल्यू आती है कैल्शियम और फॉस्फेट के प्रोडक्ट की, जो कि हमारे पास डिफरेंट हेल्थ और डिजीज़ कंडीशन के अंदर डिफरेंशिएट कर रही होती है। mg/dl के अंदर इसकी वैल्यू होती है, चिल्ड्रन के अंदर 50 जबकि एडल्ट्स के अंदर 40 होती है। और अगर 30 से कम हो तो ये बताती है कि रिकेट्स है। इसकी कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है वो किडनी इंटेस्टाइन से हो रही होती है और फीसिस से भी नॉर्मली हो रही होती है, लेकिन जब विटामिन डी कम हो तो इसकी फीसिस से एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि टीथ के अंदर जो कैल्शियम होता है एडल्ट्स के अंदर, तो वो फिक्स्ड होता है कैल्शियम, कि अब अगर कैल्शियम अगर सीरम लेवल कम भी हो गया ना तो हमने टीथ से निकाल के नहीं सीरम को देना। टीथ मीन हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, उसके बाद आता है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया कब हो रहा होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में, ठीक है, सॉरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में। इसके केस में ये होता है कि हमारे पास सीरम फॉस्फेट लेवल कम हुआ होता है और रीनल लॉस्ट हो रहा होता है, वो ज़्यादा हो रहा होता है। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी भी ज़्यादा हो रही होती है और कैल्शियम और फॉस्फेट का लॉस भी ज़्यादा हो रहा होता है। इसके केस में यूरिन कैल्कुलाई बनने का भी चांस ज़्यादा होता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से क्या होगा, इससे ये होता है कि हमारे पास जो पैराथायरॉयड ग्लैंड था उसने सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करना था ना, तो सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। और ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, मतलब कंडीशंस डेवलप होती हैं कि सीरम फॉस्फेट लेवल कम और रीनल लॉस ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। हमारे पास प्रोटीन ब्रेकडाउन भी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब कैल्शियम ही ज़्यादा है तो हमारे पास जो होगा लॉस उसका ज़्यादा होगा, यूरिन कैल्कुलाई बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हाइपर कैल्सीमिया को चेक करना है तो हमारे पास जो टोटल लेवल ऑफ द कैल्शियम है उसको चेक करना नहीं ज़्यादा हमारे पास रिमार्केबल तरीका होता है, बल्कि हम आयनाइज सीरम कैल्शियम लेवल को चेक करते हैं, जो कि अगर 6 से 9 mg/dl हो तो हमें पता लगता है कि हाइपर कैल्सीमिया है। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हमारे पास नॉर्मल टोटल कैल्शियम लेवल जो है वो सेम होता है, लेकिन हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है। उसके बाद सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके सिम्टम्स हम बैक मी से याद रखते हैं, ठीक है। बोन पेन, एरिथमियास, कार्डिक अरेस्ट, किडनी स्टोन्स, मसल वीकनेस एंड एक्सेसिव यूरिनेशन आना है यहाँ पर, एक्सेसिव यूरिनेशन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में ये क्या होता है कि नॉर्मल जो सीरम लेवल है वो 9 से 11 होता है ना, तो अगर 7 से कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। इसके केस में हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड का रिमूवल हुआ है, सर्जिकल रिमूवल या टेटनिक की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ओरल कैल्शियम देते हैं विद अलॉन्ग विद विटामिन डी, या और रेयर केसेस के अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है उसको इंट्रावेनस उसके एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। रिकेट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बोन्स की कैल्सिफिकेशन कम हो रही होती है क्योंकि विटामिन डी कम हो रहा होता है, और इसका कॉज ये भी हो सकता है कि पोटाशियम और कैल्शियम जो है उसकी डाइटरी इंटेक ही कम है, और इसके केस में भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसके केस में भी जो है ब्लड प्रोटीन ब्रेकडाउन जो है ज़्यादा होगी। एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसे हम रीनल रिकेट कहते हैं। ये होती है जबकि रीनल टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हुए हुए हैं और हमारे पास कैल्शिट्रायोल जो है उसकी सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो रही, यानी विटामिन डी है लेकिन हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी नहीं बन रही, तो विटामिन डी की तरफ बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, और इसके ट्रीटमेंट में हम कैल्शिट्रायोल के एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो वो 60 से ज़्यादा एज में या पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रही होती है, जिसे हम साइलेंट थीफ कहते हैं। सही बेसिकली ये हो रहा होता है कि जब एज ज़्यादा हो रही होती है तो विटामिन डी की जो एबिलिटी है कैल्शिट्रायोल में कन्वर्ट होने की, ये जो एबिलिटी है इस कन्वर्जन की, ये कम हो रही होती है। इसके अलावा बोन मास सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी कम हो रहा होता है, और इसके केस में हम विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो इंजेक्ट कर रहे होते, मतलब वो उसको दे रहे होते हैं। ऑस्टियोट्रोसिस मार्बल बोन डिजीज़ होती है। इसके अंदर बोन डेंसिटी ज़्यादा हो रही होती है लेकिन रीअब्जॉर्प्शन जो होती है
वो नहीं हो रही होती, वरना नॉर्मली तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाए तो बोन डेंसिटी ज़्यादा भी हो तो उसे कंपनसेट कर लिया जाता है। दो डिजीज़ कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास ये डेवलप हो रही होती है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन के केस में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कैल्शियम।